इस परिभाषा के आधार पर इस परिभाषा के आधार पर मौन वाचन के महत्व को निम्नलिखित प्रकारों से स्पष्ट किया जा सकता है। 1. मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। श्रीमती ग्रे रीस के एक परीक्षण से यह पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सहस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने ही समय में 210 शब्द बोलते हैं। नंबर 2, मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा नहीं उपस्थित करता है। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। नंबर 3, मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता चलता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है। यह क्रिया सह उद्देश्य होती है। सहस्वर वाचन में छात्र का ध्यान उच्चारण पर अधिक रहता है, अतः कभी कभी वह बिना अर्थ समझे ही पढ़ता जाता है। नंबर 4, मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न होती है और छात्र वाचन द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़ना प्राय मौन रूप में होता है। नंबर 5, मौन वाचन में मितव्ययिता होने के कारण दैनिक जीवन में व्यक्ति इसी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं, जबकि सहस्वर वाचन अधिकतर शाले यानी पाठशाला जीवन तक ही सीमित होता है। मौन वाचन में होठ नहीं हिलना चाहिए तथा मुंह से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। केवल मस्तिष्क और नेत्र द्वारा ही संपूर्ण क्रिया हो जानी चाहिए। कक्षा के मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि छात्र मौन वाचन के स्थान पर फुसफुसा कर तो नहीं पढ़ रहे हैं, पंक्तियों पर उंगलियों तो नहीं फेर रहे हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में सहस्वर वाचन जितना लाभकारी है, उस कक्षाओं में उससे कहीं लाभप्रद मौन वाचन है। हम शीघ्रतापूर्वक बिना किसी को असुविधा दिए कम समय में किसी वस्तु का भाव ग्रहण मौन वाचन में से ही कर सकते हैं। इसमें श्रम करना पड़ता है। भावों की गहरी समझ के लिए गहन अध्ययन एवं मनन के लिए मौन वाचन का सहारा लेना पड़ता है। मौन वाचन के तत्व। मौन वाचन चाहे वह गहन अध्ययन के रूप में किया जाए और चाहे द्रुत वाचन के रूप में, दोनों में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है और यह तभी संभव है जब विद्यार्थी उचित आसन में बैठकर पठन करें, उनका शब्दकोश विस्तृत हो और वे धैर्य के साथ समझकर वाचन करें। इन्हें ही मौन पठन के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, उचित पठन आसन की मुद्रा। मौन वाचन में पठन करते समय भी सबसे पहली आवश्यकता उचित ढंग से बैठने की है, जिससे पठनकर्ता को थकान न हो और उसका ध्यान बराबर पाठ्य सामग्री में केंद्रित रहे। मौन वाचन करते समय पठनकर्ता को इस प्रकार बैठना चाहिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उसे पाठ्य सामग्री को अपनी आंखों के सामने लगभग 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए और मौन वाचन करते समय न होठ हिलाने चाहिए और न किसी प्रकार की ध्वनि करनी चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी को थकान शीघ्र होगी और पठन में उसका मन नहीं लगेगा। सक्रिय शब्दकोश। मौन वाचन में विद्यार्थी उसी समय रुचि लेते हैं जब पाठ्य सामग्री उन्हें बोधगम्य हो। यह उसी स्थिति में संभव है जब विद्यार्थी को शब्द सूक्ति, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का पर्याप्त ज्ञान हो। इस प्रकार सक्रिय शब्दकोश मौन पठन का दूसरा आवश्यक अंग होता है। नंबर 3, परिचित शब्दकोश। सक्रिय शब्दकोश पर यदि मौन वाचन निर्भर करता है तो यह बात भी सही है कि मौन पठन से सक्रिय शब्दकोश में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों का सक्रिय शब्दकोश तो प्राय सीमित होता है। ऐसी स्थिति में पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों के सक्रिय शब्दकोश के साथ परिचित शब्दकोश के शब्द हों। 1-2 अपरिचित शब्दों के आ जाने से केंद्रीय भाव समझने में तो बाधा नहीं आती, किंतु उससे पठन में बाधा अवश्य आती है। इसलिए शिक्षण करते समय मौन पठन से पहले शब्द व्याख्या कर इस बाधा को दूर कर देना चाहिए। एकाग्रता। मौन वाचन की सफलता पठनकर्ता की मनोदशा पर निर्भर करती है। उसे एकाग्रित होकर पठन करना चाहिए और पाठ्य सामग्री का अर्थ एवं भाव समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का अर्थ है सिंह के समान पीछे देखते हुए आगे बढ़ना। मौन वाचन के संदर्भ में इसका अर्थ है आगे बढ़ते समय पीछे का स्मरण रखना। इसी स्थिति में पठनकर्ता पाठ्य सामग्री में तारतम्य स्थापित रख सकता है और बिना इस तारतम्य के मौन वाचन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यह भी मौन पठन का एक आवश्यक अंग होता है। धैर्य।
मौखिक पठन की भांति मौन वाचन में भी धैर्य का होना आवश्यक होता है। पठनकर्ता को सदैव धैर्य के साथ उचित गति से पठन करना चाहिए। बहुत अधिक तीव्र या बहुत अधिक मंद गति से पठन करने में अर्थ की प्रतीति में बाधा पड़ती है। पठन करते समय कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ समझना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में भी पठनकर्ता को धैर्य नहीं खोना चाहिए, उसे एकाग्रचित होकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रसंग एवं संदर्भवश मूल भाव की प्रतीति हो ही जाती है। बोध रहित वाचन को वाचन नहीं कहा जा सकता। मौन वाचन की अब सफलता तो बोध में ही निहित है। अर्थ बोध के लिए आवश्यक है कि पठनकर्ता शब्दों, सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का संदर्भवश अर्थ समझते हुए आगे बढ़े, विराम चिन्हों से अर्थ की स्पष्ट अनुभूति करे और अनुभूत ज्ञान से इस ज्ञान का संबंध जोड़ते हुए भावानुभूति करे। देखिए, सामग्री के भाव एवं विचारों की पूर्ण प्रतीति को ही बोध कहा जाता है। बोध के अभाव में मौन पठन का कोई महत्व नहीं होता। मौन वचन के प्रकार कल बताएंगे। आप देखते रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।